गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 मिनट का इंतजार करते हैं ताकि बाकी सब भी ज्वाइन कर पाए। हाँ जी, मैं बढ़िया और आशा करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया हों। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आपकी आपदा प्रबंधन की क्लासेस खत्म हुई हैं और इसके बाद स्टार्ट है सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय। अब यदि हम सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक मुद्दे आपका जीएस पेपर 1 में और सामाजिक न्याय जीएस पेपर 2 में इसका सिलेबस मेंशन्ड है। तो जब पेपर 1 की जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल, साथ ही साथ इतिहास और उसके साथ आपका पार्ट है सामाजिक न्याय सामाजिक मुद्दे का। तो आप यदि सिलेबस को देखेंगे और ये मेरी सभी से गुजारिश है कि पहले दिन से ही अपना सिलेबस साथ रखें कि जो भी क्लास में कराया गया है वो सिलेबस का पार्ट है कि नहीं और कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। एक चीज इसकी ये है और दूसरी बात सिलेबस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे और करंट अफेयर्स को देखेंगे तो सिलेबस ही से ही आपको पता चलेगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से डायरेक्टली लिंक करके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर्स को देखेंगे अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए और क्या चीज इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और उस पर आएंगे सिलेबस पर। तो पेपर 1 में यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ टॉपिक दिखेंगे जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, इसी के साथ जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, उसी के साथ-साथ आपका शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन और 3 टॉपिक और क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। इसके साथ-साथ आपको जोड़ना है यहां पर पॉवर्टी भी। गरीबी का टॉपिक भी आपको यहां पर पेपर 1 में मेंशन्ड है। अब गरीबी को जब हम देखेंगे तो गरीबी से हमारी शुरुआत हो जाएगी पेपर 2 की, क्योंकि गरीबी ऐसा टॉपिक है जो पेपर 2 में भी मेंशन्ड है। और गरीबी आपने देखा होगा कि आप जब पेपर 3 में अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको गरीबी पढ़ना है। तो एक चीज तो जरूरी है समझना कि गरीबी यानी पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1, 2, 3 और 4 में भी सभी के लिए आपको गरीबी इंपॉर्टेंट है। पर जब हम यहां पर इसको कवर करेंगे तो उसको पेपर 1 और पेपर 2 की के नजरिए से इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद जब हम पेपर 2 को देखते हैं, वहां पर सामाजिक न्याय नाम से शब्द मेंशन्ड है सिलेबस में और उसके साथ उसमें हंगर यानी भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन और साथ ही साथ आपके कुछ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि मेंशन्ड है। और उसके अलावा एक पार्ट है आपका जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग। जब आप इस पार्ट को देखेंगे, लास्ट पार्ट को, तो आप पाएंगे कि वहां पर लिखा है कि क्रियान्वयन से जुड़ी हुई समस्याएं। तो ये जो जनसंख्या का अति संवेदनशील वर्ग है, जिसको हम समझेंगे कि कौन-कौन अति संवेदनशील वर्ग में आएंगे।
तो उनके लिए जो सरकारी पहल है, जो स्कीम है, पॉलिसी है, उनके क्रियान्वयन में क्या समस्याएं आती हैं, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन फिर भी हम कुछ जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों को कवर करेंगे, कुछ पेपर 1 में और कुछ पेपर 2 में। अब वापस आते हैं हमारे पेपर 1 के पाठ्यक्रम पे। तो पहले के जो हमारे शुरुआती 7 मॉड्यूल हैं, वो रहेंगे पेपर 1 से जुड़े हुए। उसके बाद ये जो 8वां मॉड्यूल है गरीबी का, यहां से हम पेपर 2 में एंटर करेंगे। तो 13 क्लास हैं इन टोटल। 13 क्लास को 13 मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। अब इसमें ये देखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं, तो उनकी यदि आप वेटेज देखेंगे तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। तो ये जरूरी है कि प्रीलिम्स पहले आपको कवर करना है, फिर मेंस करना है। तो उनको जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है। पर जब सब्जेक्ट आता है आपका सोशल इश्यूज और जस्टिस, यानी सामाजिक मुद्दे और न्याय, तो आमतौर पर देखा जाता है कि उसको स्टूडेंट्स के द्वारा इग्नोर किया जाता है कि ये तो आसान टॉपिक है, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं ही तो हैं इसमें, या फिर भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, तो उसको आमतौर पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर यदि हम अपने विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर साल 5 से 6 प्रश्न सामाजिक मुद्दे या भारतीय समाज जिसे लिखा गया है वहां से पाए जाते हैं, और साथ ही साथ करीब करीब 4 प्रश्न आपको सामाजिक न्याय से दिखते हैं। मतलब 10 के आसपास इन दोनों सब्जेक्ट 10 प्रश्नों के आसपास इन दोनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। 10 प्रश्न का मतलब है कम से कम 100 नंबर, कम से कम 100 नंबर, क्योंकि 10 नंबर का एक प्रश्न होता है। और आप देखेंगे कि जब पेपर 1 की बात करें तो आपके 15 अंक के भी 2 से 3 प्रश्न इसमें से होते हैं। इसका मतलब 100 से 120 की रेंज में आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। और यदि अब मैं आपसे पूछूं कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें मेंस पेपर के नजरिए से, पेपर 1 में, तो कितने अंक के आपको प्रश्न वहां पर दिखते हैं? और आप पाएंगे कि इतने ही अंकों के करीब करीब प्रश्न दिखते हैं। इसी प्रकार से जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर भी रेंज यही है। मतलब ये जो आपका टॉपिक है सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है जितना कि आपका कोई दूसरा मेजर सब्जेक्ट। अब एक बात इसमें यह है कि आपका ये मेंस यानी मुख्य परीक्षा में आपका सिलेबस दिया गया है सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय का। यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो आपको कुछ स्कीम्स पर जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, या फिर गरीबी हटाने के लिए किसी योजना की शुरुआत हुई, साफ पेयजल के लिए कोई योजना है, तो वो सब भी आपका सामाजिक न्याय का हिस्सा है, सामाजिक न्याय का भाग है। पर यहां पर जब हम स्कीम्स को देखेंगे तो हम स्कीम्स को देखेंगे मेंस की यानी मुख्य परीक्षा के हिसाब से। हम उसको प्रीलिम्स के हिसाब से यहां पर फैक्चुअली कवर नहीं करेंगे। ये जो आपकी स्कीम्स हैं, ये करंट अफेयर्स में यानी समसामयिकी में रोजाना आपकी कवर की जाती हैं, चाहे आप अपना यूट्यूब देखें और चाहे आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस उठाएं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हम सामाजिक मुद्दे और न्याय की बात कर रहे हैं तो उसको हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही देखेंगे, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 100 से 120 नंबर का जो इसका भारांश है उसके हिसाब से इसको कवर किया जाएगा। अब एक चीज पाठ्यक्रम की समझ से पहले हम एक चीज ध्यान रखें कि जब क्लास में यहां पर डिस्कशन होगी तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही बोलूंगा, मैं ही आपको सब कुछ बताऊंगा। तरीका यह रहेगा कि आप लोगों से मैं प्रश्न पूछूंगा कि आपको इस प्रश्न पर क्या लगता है, क्योंकि जब आप प्रश्न देखेंगे इसके, और हम विगत वर्षों के प्रश्न साथ लेकर चलेंगे, जब आप इसके प्रश्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें समझ की ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन हर बार आपको सामने नया दिखाई देगा, चाहे वो करंट अफेयर से हो और चाहे वो आपके स्टैटिक पार्ट से हो। दोनों जगह से आप देखेंगे तो प्रश्न आपको हमेशा नया प्रकार का दिखाई देगा। तो क्लास में हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे, और इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि इसका उत्तर क्या होगा। और साथ ही साथ हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो डेली आपको एक प्रश्न मैं करीब
एक प्रश्न आपको रोज के हिसाब से रोज क्लास के साथ दूंगा, जो आपको घर पे लिखना होगा, उसको लिखने का ट्राई करना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे विगत वर्षों के प्रश्नों को हम देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो आपका मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, उसको कैसे-कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर पाया जाता है कि एक ही टाइप का इंट्रोडक्शन सब लोग लिखते हैं। सब सोचते हैं कि कोई कोटेशन से स्टार्ट कर दें, कोई करंट अफेयर्स का फैक्ट हो तो उससे स्टार्ट कर दें। उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बनी रहती है कि भाई पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है या फिर पैराग्राफ में लिखें। तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं, वो साथ-साथ क्लास जैसे-जैसे चलेगी, ये सभी डाउट्स क्लियर होते हुए चलेंगे आपके। और बहुत सारे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस का पेपर है, तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 13 क्लासेस रहेंगी। मैं ही सोशल इश्यूज और जस्टिस यानी सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय दोनों पढ़ाऊंगा, और दोनों का जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। अ, आप पूछ रहे हैं कि मेंस के साथ पीटी के प्रश्न भी देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में कहीं पर भी आप अपना सिलेबस उठाएं, आप एक बार सिलेबस देखें, सिलेबस में कहीं पर भी सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय नहीं लिखा गया है। लेकिन प्रीलिम्स में जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसी के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, तो उससे उन क्वेश्चंस को जो करंट अफेयर्स में कवर किए जाते हैं, उनके लिए हम अपने सिलेबस से दूर नहीं जाएंगे। हम अपना सिलेबस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही कवर करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ही आपका ये दिया गया है, सामाजिक मुद्दे और न्याय। अभी आएंगे एक किताब पर कि कौन सी किताब करनी है, कैसे कवर करनी है, मैं सब चीज आपको बता दूंगा। देखिए, जब हम भारतीय समाज को देखते हैं तो आपको देखना है कि सिलेबस को यदि आप देखें, तो वहां पर पहली चीज उसने लिखी है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये भारतीय समाज है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताएं जैसे परिवार, जाति प्रथा, विवाह इत्यादि। तो इस प्रकार के जो आपके संस्थान है, सामाजिक संस्थान है, इनको हम उठाएंगे और उनको देखेंगे। अब इसमें करना ये होगा कि आप सिलेबस को जब देखते हैं तो वहां पर कुछ परिवर्तन के कारक भी दिए गए हैं सिलेबस में। तो कोई भी समाज है, कोई भी चीज है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। आप आसान भाषा में समझें तो आप ये देखिए कि मोबाइल फोन, अब मोबाइल फोन 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले देखेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था किसी के भी जीवन का, किसी की भी लाइफ का। पर अब आप उसका इंपॉर्टेंस देखिए, उसका सिग्निफिकेंस देखिए, और उसके कारण आए हुए सामाजिक परिवर्तन को देखिए। इसी प्रकार से यदि शिक्षा को देखें तो शिक्षा का जो आपका स्कोप है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे आपकी नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसके बाद देखिए किस प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन लाए जा रहे हैं। वहीं पर यदि आप पॉपुलेशन को, जनसंख्या को देखेंगे तो बढ़ती जा रही है, और ना केवल वो बढ़ रही है, उसके अलावा भी कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, जिनको हम उसी चैप्टर में देखेंगे। तो एक चीज तो तय है कि समाज में, किसी भी समाज में, ना केवल भारतीय समाज में, पर किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन होता आ रहा है और होता रहेगा। और सिलेबस को भी आप यदि देखेंगे तो उसमें आपको कुछ हिस्से मिलेंगे समाज की विशेषताओं के, भारतीय समाज की विशेषताओं के और कुछ विशेष संस्थानों के। कुछ पार्ट आपको मिलेगा परिवर्तन के जिम्मेदार कारक, जैसे ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, जैसे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। ये क्या है? परिवर्तन लाने वाले कारक। और उसी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी वहां पर मेंशन्ड है, जैसे रीजनलिज्म, जैसे कम्युनलिज्म। तो यदि हम सिलेबस को देखें, एक स्ट्रक्चर में डालने की कोशिश करें, तो हमें सबसे पहले देखना है कि भारतीय समाज की पृष्ठभूमि, कि भारतीय समाज पहले कैसा दिखता था, अब उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर उसकी विभिन्न विशेषताओं की बात करेंगे कि ये जो संस्थान है विवाह का, ये पहले कैसा दिखता था, फिर किन कारकों की वजह से इसमें परिवर्तन आए, और परिवर्तन के बाद अब ये कैसा दिखता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ना केवल परिवर्तन, पर उस परिवर्तन का प्रभाव भी हमें जानना होगा। और वो क्वेश्चन दिखा के मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक चीज पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, समाज की विशेषताएं देखेंगे, कुछ विशेष संस्थान देखेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे,
फिर उसमें देखेंगे कि किन कारकों की वजह से परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये कारक कौन से हैं और उनकी वजह से क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो परिवर्तन और उसके जिम्मेदार कारक। अब कभी भी किसी चीज में परिवर्तन आता है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है। जैसे यदि हम शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण के कारण आप पाएंगे कि जो आपका वातावरण है उसको वो प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से। इसी प्रकार से शहरीकरण को देखेंगे तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से। तो कोई भी जब सामाजिक परिवर्तन होगा, कोई भी बदलाव यदि आएगा तो उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर होगा। और प्रभाव को जब हम देखेंगे तो उसको दोनों नजरिए से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को देखेंगे। और ये जो नकारात्मक प्रभाव है यही बन गए आपके संबंधित मुद्दे कि ये जो परिवर्तन आया, मान लीजिए परिवार है, परिवार के संस्थान में जो परिवर्तन आया उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या उसका सकारात्मक प्रभाव हुआ, क्या उसका नकारात्मक प्रभाव हुआ। और जब भी कभी नकारात्मक प्रभाव को आप देखेंगे तो उस नकारात्मक प्रभाव को ठीक करने के लिए हमें आगे की राह सुझानी होगी, हमें एक वे फॉरवर्ड बताना होगा कि किस प्रकार से इन समस्याओं से हम लड़ सकते हैं, इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे शहरीकरण के कारण पर्यावरण पे प्रभाव, अब आप देख रहे हैं न्यूज में, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पर आप देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है। और अभी आपने आपदा प्रबंधन से पहले पिछले मंथ में एनवायरमेंट की क्लासेस की होंगी, तो वहां पे आपने देखा होगा पॉल्यूशन की समस्या को। तो ये क्या है, शहरीकरण का प्रभाव है वातावरण पर, शहरीकरण का वातावरण पर प्रभाव। अब वो नकारात्मक प्रभाव है तो हमें देखना है कि उस नकारात्मक प्रभाव को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा सोशल इश्यूज का, यानी भारतीय समाज या सामाजिक मुद्दे का पूरा सिलेबस इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कि सबसे पहले हम भारतीय समाज की पृष्ठभूमि को समझेंगे, जो आपके विभिन्न संस्थान है, विशेषताएं हैं, उनको देखेंगे। उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं, क्या उसके जिम्मेदार कारक हैं और इस परिवर्तन का प्रभाव क्या है, और यदि वो नकारात्मक है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और यही आपका पूरा सिलेबस है। तो मैं एक बार वापस सिलेबस पर जाता हूं आपको दिखाने के लिए। देखिए, तो ये बात कर रहे हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं एवं भारत की विविधता, उसी के साथ साथ जनसंख्या, क्योंकि समाज का एक हिस्सा है जनसंख्या। उसके बाद आप देखेंगे समाज का एक और भाग जो है आपकी महिलाएं, तो महिलाओं की समस्याएं क्या है, महिलाओं पर किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है महिलाओं की भूमिका में, इत्यादि। फिर आपके आगे बदलाव के परिवर्तन के कारक, जैसे भूमंडलीकरण, कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का कैसा प्रभाव पड़ा है, जिसमें हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव देखेंगे। फिर शहरीकरण, कि भारतीय समाज पर शहरीकरण का क्या प्रभाव है और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हैं और उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के एक रूप में आपको यहां पर क्षेत्रवाद उभरता हुआ दिखता है कि माइग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्षेत्रवाद की अवधारणा बढ़ना, कि एक क्षेत्र है जिसमें डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर हुआ है, फिर एक दूसरा क्षेत्र है जो उतना डेवलप्ड नहीं है, तो उसके कारण क्षेत्रवाद बढ़ना। इसी प्रकार से समस्या है संप्रदायवाद की, कि भारतीय समाज को यदि हम देखें तो बहुत ही विविधता है यहां पर, अनेक धर्मों के लोग यहां पर एक साथ रहते हैं। अब ये जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं उसके कारण संप्रदायवाद जन्म ले रहा है। तो जब आप हिस्ट्री में इसको, इतिहास में पढ़ते हैं तो बताया जाता है वहां पर कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स के आने के साथ, अंग्रेजों के आने के साथ धीरे धीरे भारत में संप्रदायवाद बढ़ा। उससे पहले संप्रदायवाद इस प्रकार से आपको भारतीय समाज में नहीं दिखता। तो किस प्रकार इस परिवर्तन के कारण, सामाजिक परिवर्तन के कारण संप्रदायवाद की अवधारणा बढ़ रही है। और इसी के उत्तर में कि संप्रदायवाद को रोकना है तो धर्मनिरपेक्षता पर जोर देना होगा, कि जो धर्म है वो किसी का निजी मामला है और वो उसी स्तर तक रहे।
तो यदि आप इस सिलेबस को देखेंगे तो इसमें भारतीय समाज की पृष्ठभूमि और भारतीय समाज के अनेक संस्थान आ गए। उसी के साथ-साथ कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कुछ भाग, जैसे वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, इसी प्रकार से आपके बच्चे हैं, विकलांग हैं या दिव्यांग जिन्हें कहा जाता है, फिर आपके एससीज, एसटीज हो गए। ये सभी जितने भाग हैं उन पर भी हम प्रभाव देखेंगे, किस प्रकार से जो आपके परिवर्तन के कारक हैं, जैसे भूमंडलीकरण इत्यादि, किस प्रकार से वो प्रभाव डाल रहे हैं। ओके, तो ये आपका बेसिक सिलेबस है सोशल इश्यूज का, यानी सामाजिक मुद्दे का। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने जो टॉपिक देखे, अब भूमंडलीकरण के बारे में आपको पता है, एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण पता है। इसी प्रकार से महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, रोज अखबार में कोई ना कोई नई समस्या आपको दिखती है, चाहे वो मैरिटल रेप की समस्या हो, चाहे वो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या हो। इसी प्रकार से यदि आप शहरीकरण देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, शहरीकरण के बारे में मुझे पता है। तो ये जो आपकी सामान्य समझ है, क्या यह पर्याप्त है? क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं, आपको इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि नया है, सब कुछ सुना है, सब कुछ पता है। क्योंकि जब आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं, पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं, तो बहुत सारे वहां पर टेक्निकल चीजें हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। कि जब आपने राज्य व्यवस्था किया तो आपको पहली बार पता चल रहा है कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक जो आपके अधिकार हैं, वो क्या हैं। उसी प्रकार से आपको जो प्रणाली है भारत में राज्य व्यवस्था की, उसके बारे में पता चल रहा है, पहली बार पता चल रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ अंदाजा हो, लेकिन मूल रूप से आपको नहीं पता। पर जब भारतीय समाज की बात करते हैं तो आपको पहले से ही बहुत सारी चीजें पता है। जाति व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो यहां पर सब लोग बैठे, सब कहेंगे हाँ जी, जाति व्यवस्था के बारे में हमें पता है। परिवार की बात करूं, सब परिवार में रहते हैं, परिवार के बारे में पता है। तो क्या यह मानना ठीक होगा कि जो समाज की आपकी सामान्य समझ है वो पर्याप्त है? और इसका उत्तर है नहीं, ये आपकी समझ पर्याप्त नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो जब हम समाज की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि समाज में आपका कोई ना कोई स्थान है। आप किसी ना किसी जाति से, किसी ना किसी परिवार से, किसी ना किसी क्षेत्र से आ रहे हैं। और यदि आप किसी परिवार, क्षेत्र, समाज, जाति से आ रहे हैं तो एक बायस, यानी एक आपका झुकाव उस पक्ष की ओर होगा। आसान भाषा में समझें कि यदि आप किसी एक धर्म विशेष से आते हैं तो आपका झुकाव आमतौर पर उस धर्म विशेष की तरफ रहेगा। यदि आप एक राष्ट्र की आपकी पहचान है, जैसे हम भारतीय हैं, भारतीय होना हमारी पहचान है, तो भारत की तरफ हमारा झुकाव होना एकदम निर्धारित है कि भारत की ओर कोई भी मसला है, कोई भी समस्या है, तो भारत की ओर हमारा झुकाव रहेगा। आप किसी क्षेत्र से आ रहे हैं, यानी मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो कोई भी बात होगी तो उत्तर प्रदेश की ओर आपका झुकाव रहेगा। इसका मतलब है कि समाज की जो आपकी समझ है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप उस स्थान से, उस जगह से समाज को देख रहे हैं जहां पर आप खुद हैं, अपनी पोजीशन से देख रहे हैं। आप समाज को बाहर या समाज से ऊपर उठकर नहीं देख रहे। तो जो आपको समाज आपका बताएगा कि ये चीज ठीक है, आप मान लेंगे कि ये ठीक है। जो आपका समाज बताएगा कि ये चीज गलत है, आप मान लेंगे कि वो गलत है। पर हो सकता है कि भारत में ही यदि आप उत्तर प्रदेश से हरियाणा की ओर जाएं तो कोई ऐसी मान्यता हो जो आपकी मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध हो, बिल्कुल अगेंस्ट हो। जो आपके लिए गलत है वो यहां पर सही हो, या जो आपके लिए सही है वो कहीं और पे गलत हो। तो जो आपकी समझ है समाज की, यदि आप समाज शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, तो जो आपकी समाज की समझ है वो पर्याप्त नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो पार्शियल है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि जब हम अपने पेपर को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का उल्लेख कीजिए, क्योंकि वो कोई भी कर देगा। वो कहेंगे कि महिलाओं की ये समस्या है, इसका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। या फिर वो ये नहीं पूछेंगे कि भारतीय समाज में या परिवार से आ रहे हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हैं,
इतना आसान प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो प्रश्न पूछेंगे कि भारतीय समाज में यदि हम देखें परिवार को, या फिर समाज में हम परिवार को देखें, तो परिवार का एक कार्य है बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनका समाजीकरण करना, उनको चीजें समझाना, उनको उनके धर्म के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनके परिवार के बारे में, हर चीज के बारे में बताना। ये परिवार का एक कार्य है। तो प्रश्न पूछा गया, इसी वर्ष ये प्रश्न पूछा गया है कि जो परिवार का एक कार्य है बच्चों का समाजीकरण, अभी परेशान नहीं होना, उस पर हम आएंगे कि समाजीकरण क्या है, कि बच्चों का जो, यदि आप देखें कि समाजीकरण है वो परिवार का एक कार्य है, और इस कार्य में परिवर्तन आया है। कैसे? कि पहले आपके, जब आप छोटे होंगे या हम छोटे थे, तो आपको आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, ये सब लोग आपको चीजों के बारे में बताते थे। चाहे आपकी मॉरल एजुकेशन हो, चाहे आपको धर्म के बारे में बताना हो अपने, चाहे आपको भाषा बोलना सिखाना हो, खाना खाना सिखाना हो, कैसे किसी से बात की जाए वो सिखाना हो, ये सब चीजें वही सिखाते थे। पर अब आप इसमें परिवर्तन ये देखेंगे कि अब आपके पास प्ले स्कूल्स हैं जिनमें बच्चे जाते हैं। अब आपके पास मोबाइल फोन है, टीवी है, जहां से बच्चे बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो प्रश्न इस वर्ष ये पूछा गया कि ये जो बच्चों के सामाजिकरण में परिवर्तन आया है, इसके क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ेंगे। मतलब कि एक संस्थान है, उसके कार्य में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का प्रभाव क्या है। ये आपका परिवार है, परिवार के कुछ कार्य हैं, विभिन्न कारणों से इस कार्य में परिवर्तन आया। अब इस परिवर्तन के आपको प्रभाव बताने हैं, प्रभाव दोनों सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो आप प्रश्न देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ही स्पेसिफिक पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि आप बाकी प्रश्नों को देखेंगे, और हम सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, आप प्रश्नों को देखेंगे, हर चीज को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी जो सामान्य समझ है जाति व्यवस्था को लेकर, आपकी जो सामान्य समझ है विवाह को लेकर, वो पर्याप्त नहीं है। तो करना हमें ये होगा कि ये जितने भी संस्थान हैं, इसको हम समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे। हम इसको एक आम व्यक्ति के रूप से नहीं देखेंगे, हम एक समाजशास्त्री की आंखों से देखेंगे कि क्या ये संस्थान है, क्या इसके कार्य हैं, कैसे परिवर्तन आ रहा है, किन कारकों की वजह से परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, और यदि नकारात्मक प्रभाव है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा आंसर का। ध्यान रखना है, इस बात पर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि जो जब आप सोचेंगे कि ठीक है, महिलाओं के बारे में समस्याएं लिखी गई हैं, या भारतीय समाज के बारे में पूछा है, नहीं पढ़ेंगे चले जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, कि अखबार तो रोज पढ़ ही रहे हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं, या फिर सरकारी उसमें हस्तक्षेप जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, ये सब तो हम देख रहे हैं, वो बहुत होगा, वो बहुत नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को हम यहां पर देखेंगे, लेकिन विगत वर्षों के पिछले एटलीस्ट 5 साल के आपको प्रश्न देखने हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और क्या जो आपने समझ आपकी विकसित हुई है, क्या वह पर्याप्त है उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। तो तरीका ये रहेगा कि क्लास में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बुनियादी अवधारणाओं को समझेंगे, उसके साथ साथ हम विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, और आपको करना होगा उसी के साथ राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास आपको करना होगा, क्योंकि समझ में आ जाना एक बात है और उसको लिख पाना दूसरी बात है। आपको समझ में आ जाएगा कि परिवार के कार्यों में क्या परिवर्तन आए, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो लिखना उतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। और वैसे भी जो अब यहां तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि ये मेन सब्जेक्ट तक आप पहुंचे, इसका मतलब आपने मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं वो कवर कर लिए हैं, उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप आखिरी पड़ाव पर हैं अपनी तैयारी के, और आप उत्तर लिख रहे होंगे अभी तक, ये मेरा मानना रहेगा कि अभी तक आपने कुछ उत्तर लिखे हैं। और लेखन अभ्यास पर, राइटिंग प्रैक्टिस पर, किस प्रकार से उत्तर को फॉर्मेट करना है, किस प्रकार से प्रश्न के बारे में सोचना है, इस पर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे क्लास के दौरान।
ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि इस प्रकार से तो हमारी क्लास में डिस्कशन हुई ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लास में केवल समझें, क्लास जब चल रही है तब नोट्स लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स आपको बनाने हैं क्लास के बाद। नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर भी मैं आऊंगा। नोट्स आपको बनाने क्लास के बाद, क्लास में केवल सुनने पर, समझने पर ध्यान दें। आपको लिखना नहीं है, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्लास के दौरान। उसके बाद करना ये होगा, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई, आपने रेस्ट किया, किसी ने अखबार पढ़ा, कोई स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वो स्कूल कॉलेज गए। उसके बाद आपको डेली रिवीजन करना है। डेली आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करेंगे तो क्लास में जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए होंगे वो आप भूल जाएंगे। करंट अफेयर से कहीं पर भी कुछ चीज लिंक की होगी वो आप भूल जाएंगे। वो नहीं होने देना है। तो डेली क्लास में पढ़ना है, समझना है। आसान सब्जेक्ट है, बस हमें जो एग्जाम की डिमांड है उसके अनुसार चलना है। तो डेली रिवाइज करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो भी प्रश्न मैं आपको दूंगा उसको लिखने की आपको कोशिश करनी है। और धीरे धीरे 2 3 4 क्लास के बाद आपको धीरे धीरे उत्तर लिखने आ जाएंगे। क्योंकि इसमें जैसे आप मान लीजिए भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से पूछा गया होता है प्रश्न में कि ये अवधारणा है, इसके बारे में बताएं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। प्रश्न उतना स्पष्ट, उतना सीधा नहीं आएगा। प्रश्न थोड़ा घुमाकर ही आएगा। तो बुनियादी अवधारणाएं यदि आपने समझी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं, तो उत्तर लेखन में, लेखन अभ्यास में आपको समस्या नहीं आएगी। अब करना हमें यह है कि क्लास की जो आपकी पीपीटी है उसका इस्तेमाल करना है क्लास के बाद। साथ ही साथ आपको अतिरिक्त पठन सामग्री यानी आपका एआरएम, एडिशनल रीडिंग मटेरियल जो मिलता है पोर्टल पर, उसका इस्तेमाल करना है और उससे बनाने हैं आपको अपने नोट्स। कब बनाने हैं? क्लास के बाद। क्लास के दौरान नहीं जरूरत। एक पेन और पेपर आप रख सकते हैं, जिससे कि अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो आप उसको लिख सकते हैं छोटे में, संक्षेप में। लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं क्लास के बाद, जब आप रिवाइज करें। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ने ही हैं। अब ज्यादा परेशान नहीं होना कि करंट अफेयर्स सारे उठा के यहां पर नोट्स में डालने, नहीं। करना ये होगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो अपने नोट्स में आप यहां पर एक कॉलम छोड़ देंगे, ये खाली स्पेस है जो आपने छोड़ दी। बचपन में ध्यान होगा, जब मैथ्स खासतौर पर पढ़ते थे तो साइड में एक लाइन बनाते थे रफ वर्क के लिए, थोड़ी सी जगह छोड़ते थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो इस रफ एरिया में करेंगे। इसी प्रकार से एक खाली आपको लाइन डालकर यहां पर छोड़ना है। तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, यहां पर आपके नोट्स बनेंगे। और ये जो पार्ट है जो हमने अलग से छोड़ा, इसमें आप करंट अफेयर अपने लिंक करेंगे। कैसे करंट अफेयर्स आपको लिंक करने हैं, ये आपको समझ में आएगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये चीज न्यूज में है, देखिए इसको आप सीधा यहां पर जोड़ सकते हैं, या तो उदाहरण के रूप में, या फिर इस पर सीधा स्पष्ट प्रश्न भी बन सकता है। तो ये आपको समझ में आएगा क्लास के दौरान। लेकिन अपने नोट्स में ये जगह छोड़कर चले। रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखनी आपको रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए आपको जो एनोटेटेड पीपीटी मिलती है क्लास के बाद, उसका इस्तेमाल करना है। रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखनी। क्लास में, क्लास केवल एक बार करें। क्लास में अच्छे से चीजों को समझें। क्लास में पूरा ध्यान सुनने पर हो, समझने पर हो, बजाय कि हम कुछ और कर रहे हैं क्लास के साथ, या फिर लिखने पर हमारा पूरा ध्यान है, या फिर हमारा यहाँ पर कमेंट्स टाइप करने पे ध्यान है। उससे ज्यादा हमें समझने पर ध्यान देना है। और जब क्लास में प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। दो चीजें हैं क्लास में, और दूसरी चीज की जगह नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आपने 2 मिनट आपका ध्यान इधर से उधर हुआ और आप कुछ ना कुछ जरूरी चीज मिस कर देंगे। तो वो हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि क्लास में आपका पूरा फोकस हो और केवल समझने पर आपका ध्यान हो। क्योंकि समझ के लिए है, भारतीय समाज है। भारतीय समाज जिसमें आप पले हैं, जिसमें आप बड़े हुए हैं, जिसमें आप अभी भी रह रहे हैं, तो आप देखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मुश्किल नहीं है। कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्द नहीं आएंगे। 2 4 आएंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे क्या है। ज्यादा टेक्निकल शब्द नहीं आएंगे यहाँ पर। बस केवल और केवल हमें समझने पर ध्यान देना है। अब उसके बाद क्लास के नोट्स हो गए, आपका एडिशनल रीडिंग मटेरियल हो गया। उसके साथ आपकी समाज शास्त्र की एनसीईआरटी
कौन सी कक्षा की? कक्षा 12वीं की। समाजशास्त्र की 2 एनसीईआरटी हैं, 2 किताब हैं। एक किताब बात करती है भारतीय समाज की और एक किताब बात करती है सामाजिक परिवर्तन की। रीडिंग के लिए, पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूं, पेपर 1 की रीडिंग के लिए 2 किताब है कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र की। उसमें से एक किताब बात करती है भारतीय समाज की, दूसरी किताब बात करती है सामाजिक परिवर्तन की। और आपने देखा कि हमारे सिलेबस से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। तो केवल ये 2 एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है आपकी। इसके अलावा आपको और ज्यादा चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इन एनसीईआरटी को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपका ये रहा। इस लिंक पर जाएं, इसको डाउनलोड करें, ऑनलाइन ही पढ़ लें। अलग से खरीद, अगर आपके पास यदि पहले से है तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन यदि पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो पढ़ लें। और खरीदना भी चाहे तो ज्यादा महंगी एनसीईआरटी की किताब आपको पता है कि आती नहीं। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप ये एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र की दोनों किताब लें और उन दोनों किताब को डेली बेसिस पर आप पढ़ते रहें। न्यू एनसीईआरटी 12वीं क्लास का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो क्या एनसीईआरटी के भी नोट बनाने होंगे? आप पाएंगे कि एनसीईआरटी में आपको बहुत थोड़ा ही कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ 1-2 एग्जाम्पल। तो इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप एनोटेटेड पीपीटी से रिवाइज कर रहे हैं, उसी टाइम आपने साथ-साथ इन 13 दिन में आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहें। काफी जल्दी खत्म हो जाएगी, 13 दिन शायद नहीं लगे आपको एनसीईआरटी पढ़ने में। कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो अपने नोट्स में जो आपने जगह छोड़ी है वहां पर मेंशन कर लें। नोट्स में ये जगह छोड़ने का पर्पस ही ये है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करें तो कोई और बेहतर एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए, अपनी समझ के लिए और कोई बेहतर एग्जाम्पल मिल जाए, कोई और बेहतर उदाहरण मिल जाए करंट अफेयर से। तो इसीलिए हम ये जगह छोड़ रहे हैं और इसीलिए हमेशा ये बताया जाता है कि ब्लैंक शीट पर ही आप अपने नोट्स बनाएं, ताकि कुछ भी हटाना है, जोड़ना है, कम करना है तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त जगह रहे, पर्याप्त क्योंकि यदि कॉपी में कर लिया और कॉपी में आपके पेज फिक्स है, आप अलग से पेज वहां पर नहीं जोड़ सकते। तो उसमें क्या होगा कि यदि कोई नई चीज आपको मिल रही है, नई चीज पता चल रही है, तो आप उसको फिर वहां पर नहीं जोड़ पाते। इसलिए ब्लैंक शीट्स में करें और उसको बाद में एक फाइल फोल्डर में आप ऐड कर लें। ओके, तो ओके, 2 प्रश्न हैं आपके, ठीक है, कि ऑप्शनल यदि हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है तो एनसीईआरटी क्या उसमें भी यूजफुल है? देखिए, ऑप्शनल का स्कोप ज्यादा वाइड है। जो आपका ऑप्शनल पेपर है, उसको यदि स्टार्ट करना है, यदि आपको समाज शास्त्र की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो कक्षा 11वीं 12वीं की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एक समझ विकसित करने के लिए कि क्या इसमें पढ़ा जाता है। लेकिन उसके लिए पर्याप्त ये नहीं होंगी, किसी भी रूप से। दूसरा प्रश्न है कि सोसाइटी के तो रोज 4, 5, 6 एग्जाम्पल आते हैं। क्या उन सभी को करंट अफेयर्स में डालना है? नहीं डालना। उन सभी को नोट्स में नहीं डालना। धीरे-धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको नोट्स में डालना है, क्या नहीं डालना। उसके लिए थोड़ा-सा हमें पेशेंस रखना होगा कि धीरे-धीरे से वो समझ विकसित होगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ उठाकर आपने डाल लिया, कि कोई घटना कहीं पर हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई और उसको लिख लिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सिलेबस की जब समझ होगी, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो साथ-साथ आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। थोड़ा-सा बस उसके लिए हम पेशेंस रखें। अ, आप पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी? देखिए, इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। आपका सीधा-सीधा सिलेबस है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आपको लैंग्वेज मिलेगी वहां से, क्योंकि जब वो उत्तर लेखन करने आप चलेंगे, तब आपको शब्दों को अच्छे से लिखना है वहां पर। तो वो लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी देगी, अच्छी लैंग्वेज। साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं वो सीधे-सीधे आपके सिलेबस वाले हैं। सभी नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि सभी टॉपिक नहीं है, सबकी जरूरत भी नहीं है। आपकी जो पीपीटी है, क्लास की डिस्कशन है, वो मोर देन सफिशिएंट होगी करंट अफेयर्स के अलावा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। देखिए, नोट्स के लिए एक काम करेंगे हम, 2 दिन की क्लास आप रुकिए, 2 दिन की क्लास आप पढ़िए, समझिए, फिर मैं आपको नोट्स के बारे में और बताता हूं। क्योंकि नोट्स का देखिए, हर सब्जेक्ट के अलग तरीके से नोट्स बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको एआरएम के अलग नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी के अलग नोट्स बना लिए, पीपीटी के अलग नोट्स बना लिए, नहीं।
यदि आप सोच के देखें कि यदि हम बात कर रहे हैं परिवार की, मान लीजिए परिवार को हमने पढ़ा समझा क्लास में, आपके पास पीपीटी भी है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके नोट्स का वो यहां से आ गया, लेकिन एडिशनल कुछ भी मिल रहा है थोड़ा बहुत छोटा, या फिर कोई एक टर्म है, कोई उदाहरण है, उसको आप यहां पर जोड़ें। ऐसा नहीं कि अलग-अलग बना ले, क्योंकि वो रिपीटिशन हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में भी चीजें वही हैं, थोड़ा संक्षेप में है, पर चीजें वही हैं, अलग नहीं है चीजें। तो उसके बार-बार अलग-अलग नोट्स नहीं बनाने। आप जब रिवाइज करने बैठे तो आप इससे रिवाइज करें अपनी पीपीटी से। पीपीटी के ही जो आपका तरीका है उससे आप नोट्स बनाएं। आगे दिखाऊंगा मैं आपको पीपीटी कैसे बनी हुई है। तो पीपीटी के तरीके से ही आप नोट्स बनाएं और उन्हीं के साथ-साथ आप पढ़ें अपना एडिशनल रीडिंग मटेरियल और एनसीईआरटी। वहां से कुछ एडिशनल मिल रहा है, तब उसको आप अपने नोट्स में डालें। अन्यथा आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ एडिशनल आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आपको नहीं करना। क्योंकि यदि आपके नोट्स पहले से ही अच्छे बन गए, तो आप अलग से क्यों बनाएंगे उसके नोट्स? अच्छा, आपके आंसर राइटिंग पे आएंगे। डू नॉट वरी, आंसर राइटिंग के बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो नोट्स का आपको आइडिया समझ में आ गया। नोट्स आप पीपीटी के हिसाब से बनाए, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे बनाने हैं। जैसे पीपीटी में है वैसे, क्योंकि नोट्स के रूप में हमें एक और नई किताब नहीं लिखनी। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि हम डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाए चले जाते हैं, वो काफी बड़े हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। क्योंकि नोट्स का पर्पस है रिवीजन करना, कि आप एग्जाम से पहले 2 बार, 3 बार, 5 बार उसको रिवाइज कर पाएँ, जल्दी रिवाइज कर पाएँ। तो नोट्स होने चाहिए हमेशा ब्रीफ, यानी संक्षेप में, जो केवल आपको समझ में आए। किसी और को समझ में आना आपके नोट्स से ज़रूरी नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। अब इसके साथ हम शुरुआत करेंगे समाज की बुनियादी समझ के साथ, बेसिक आइडिया के साथ कि सोसाइटी है क्या, समाज है क्या, क्या उसकी विशेषताएँ हैं, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इत्यादि। जब तक हम भारतीय समाज की विशेषताओं पर नहीं आएंगे, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए है। फिर से दोहराता हूं, आपको बार बार याद करने की ये जरूरत नहीं है। इनिशियल जो पार्ट है आपका, केवल आपकी समझ के लिए है। आपका सिलेबस, असल में शुरुआत होगी आपके सिलेबस की भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के साथ। और वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होंगी जो केवल आपकी समझ के लिए मैंने डाली हैं, जिनको आपको याद नहीं करना। पर मैं आपको वहीं पर बता दूंगा कि ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपकी समझ के लिए यहां पर डाला गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, करंट अफेयर्स जिस हद तक हो सकेंगे करंट अफेयर्स यहाँ पर क्लास में बता दिए जाएँगे, करवा दिए जाएँगे, उदाहरण भी दे दिए जाएँगे। लेकिन अलग से यदि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं करंट अफेयर्स के, इस सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने करंट अफेयर्स के, 2-4 कुछ टॉपिक होंगे, वर्ष भर में 2-4-5 टॉपिक ऐसे आते हैं, जिन पर आपको अलग से बनाने पड़ेंगे, जो डालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा कौन से टॉपिक हैं। अदरवाइज़ आपको नोट्स नहीं बनाने अलग से करंट अफेयर्स के। वो जो हमने नोट्स में ये जगह छोड़ी है साइड में, ये इसलिए है कि जब करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करेंगे और उसमें हम कहेंगे कि महिलाओं का राजनीति में उस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। महिलाओं की उतनी भागीदारी नहीं है राजनीति में। उसको ठीक करने के लिए सरकार अभी लाई विमेन रिजर्वेशन एक्ट। तो वो एक एग्जाम्पल के रूप में एक वर्ड आपको ध्यान आएगा। आप कहेंगे कि हाँ, सिलेबस में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था। अब ये न्यूज़पेपर में है, इसको बतौर उदाहरण मैं वहीं पर मेंशन कर लूँ। आप नहीं भी करेंगे तो जैसे-जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएँगी। सिलेबस यदि आपको समझ में आ गया तो आपको अलग से बैठ के उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ज़्यादातर चीज़ें वहीं पर समझ में आ जाएँगी। देखिए, जो लेट हो गए हैं क्लास में आने में, वो क्लास के बाद जो इनिशियल पार्ट है, उसको रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, ताकि आपका कवर हो जाएगा। अभी टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है, हम केवल और केवल इंट्रोडक्शन हमने अभी तक देखी है। चलिए, तो समाज की बुनियादी समझ के की तरफ बढ़ते हैं। जो आपके आंसर राइटिंग को लेकर, नोट्स को लेकर जो आपके प्रश्न हैं, वो साथ-साथ क्लास के साथ-साथ आपके कवर हो जाएँगे। तो समाज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कि समाज क्या है? और उससे पहले मैं एक और बात कहूँगा कि जब बात आती है परिभाषा की,
जब बात आती है परिभाषा की, चाहे वो परिवार की परिभाषा हो, जाति व्यवस्था की परिभाषा हो या कोई भी दूसरी परिभाषा हो समाज से जुड़ी हुई, तो हमें ये ध्यान रखना है कि समाज हमेशा परिवर्तन हो रहा है समाज में। किसी भी समय पर आप देखेंगे, मान लीजिए आप 10 वर्ष पीछे चले गए या 1 वर्ष पीछे चले गए, 1 वर्ष में भी आपको बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन दिखेगा कि बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं समाज में। उसी के साथ-साथ ये जो परिभाषा है आपके संस्थानों की, वो भी बदल जाती है। तो हमें परिभाषा को लेकर, क्योंकि कहीं पर भी प्रश्न में, सोशल इश्यूज में आपसे वो परिभाषा नहीं पूछेगा और ना हमें लिखने की आवश्यकता है। अगर हमें ऐसा है कि हम इंट्रोडक्शन में फंस गए, हमें नहीं पता कि कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो हो सकता है कि उस प्रश्न के लिए हम परिभाषा लिख दें या परिभाषा रूप में कुछ हम मुख्य विशेषताएं बता दें। लेकिन परिभाषा एज सच ना तो पूछी जाती है और ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परिभाषा है केवल समझने के लिए कि क्या वो संस्थान है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, और एक परिभाषा बदलती है। और ये मैं आपको आगे जब परिवार की बात करेंगे या विवाह की बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा। आप खुद ही बताने के स्थिति में होंगे कि जो परिभाषा दी गई है, किसी थिंकर के द्वारा दी गई है, अब वो बदल गई है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये परिभाषा गलत है, क्योंकि जिस समय पर वो परिभाषा दी गई थी, जिस समय पर उस शब्द को परिभाषित किया गया था, उस समय पर वो ठीक था। पर अब वो उसमें परिवर्तन आ गया है, उसमें बदलाव आ गया है, इसका मतलब परिभाषा को बदलना पड़ेगा। तो परिभाषा को लेकर परेशान नहीं होना, आपको प्रश्न में या उत्तर में आपको ऐसा परिभाषा नहीं लिखनी होती। आपको जरूरत नहीं होती परिभाषा लिखने की। और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे परिभाषा बदलती है। चलिए, तो जब हम समाज की बात करते हैं, समाज शब्द आपने कई परिप्रेक्ष्य में सुना होगा, जैसे भारतीय समाज जिसकी हम बात करेंगे, इसी प्रकार से ब्रह्मो समाज उदाहरण के लिए, वो उस परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा। आर्य समाज, इसी प्रकार से आपने वैश्विक समाज की परिकल्पना सुनी होगी कि एक वैश्विक समाज क्या है, ग्लोबल सोसाइटी क्या है। तो समाज कई परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हमारे परिप्रेक्ष्य में समाज की परिभाषा क्या है, समाज को कैसे समझना है। तो कोई भी समाज है, मान लीजिए ये भारतीय समाज है, अभी के लिए ये माने, इसमें परिवर्तन हम लाएंगे, कैसे बदलाव लाएंगे उस पे आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए मानिए कि भारतीय समाज में लोग हैं बहुत सारे। ये एक ही प्रकार का कल्चर, जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो एक ही प्रकार की है, पूरे भारत भर में एक ही प्रकार की संस्कृति है, उसमें बदलाव है, उसमें चेंजेस हैं, उसमें डिफरेंसेस हैं। पर एक आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज को आप एक यूनिट के रूप में देख सकते हैं। तो ये भारतीय समाज है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो समान प्रकार की संस्कृति साझा कर रहे हैं, आपस में इन लोगों की बातचीत हो रही है। एक व्यक्ति की पूरे समाज से भी बातचीत हो रही है, उनके साथ भी उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। इसी प्रकार से लोगों के आपस में भी रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ अंतर संबंध है। तो यदि हम इन लोगों को, इस संस्कृति को, इनके अंतर संबंधों को साथ में ले लें तो उसे हम समाज कहेंगे। फिर से, कि कोई भी एक समाज है, वहां पर लोग रह रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों के बीच के संबंध और वो जो समान संस्कृति वो साझा कर रहे हैं, उसको हम समाज कहेंगे। परिभाषा में नहीं जाना, केवल ये समझना है कि जब आप समाज में रह रहे हैं, मान लीजिए भारतीय समाज के भी छोटे-छोटे बहुत सारे, हम उसको हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, है ना? कि कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश से। तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि समाज की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ दिखता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके परिवार विशेष में भी आपको काफी परिवर्तन दिखेगा।
कि सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, सब अलग अलग धर्म फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यदि आप यहां पर देखेंगे कि ये जो समाज है जिसमें आप जी रहे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन को वो सभी व्यक्तियों को बताता है समाज, कि बड़ों का आदर करना, किसी से गलत नहीं बोलना, सच बोलना, ये क्या है? समाज ने कुछ नियम बनाए हैं। इसी प्रकार से समाज के हर जगह पर अलग नियम है। कहीं पर जाति के बहुत ही आपके मुश्किल नियम है, जैसे कि आपको केवल अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करना है, या फिर जो आपकी मातृभाषा है उसी में बात करना है, या फिर कोई समाज ऐसा हो सकता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी अनिवार्य है। तो समाज के कुछ ना कुछ नियम होंगे। अब समाज के जो नियम है उनका पालन करना है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो समाज आपको बहिष्कृत कर देगा। जैसे यदि आप अंतर जातीय विवाह या अंतर धार्मिक विवाह कर लें तो समाज क्या करता है? बहिष्कृत करता है। क्यों? क्योंकि समाज के बनाए हुए जो नियम है उनका पालन आपने नहीं किया। तो समाज के जो नियम है ये जरूरी है, इन नियमों का आपको पालन करना है। और ये जो नियम है समाज के, इनमें भी परिवर्तन आता रहता है समय के साथ साथ। जैसे अंतरजातीय विवाह, आप अगर 50 वर्ष पहले बात करेंगे, 50 वर्ष पूर्व बात करेंगे, तो अंतरजातीय विवाह आपको उस रूप से नहीं दिखेंगे। पर आज यदि हम देखते हैं तो अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से समलैंगिक विवाह या समलैंगिक संबंधों की यदि हम बात करें, तो 15, 20, 50 वर्ष पहले इस प्रकार की अवधारणा नहीं थी। उसको उतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। पर यदि हम देखें अब, तो समाज बदल रहा है। समलैंगिक संबंधों को मान्यता मिल रही है। समलैंगिक विवाह को नहीं मिली है, पर समलैंगिक संबंधों को तो मिल रही है। तो वो क्या है? परिवर्तन आ रहा है। तो समाज के जो नियम है, वो नियम फॉलो करने हैं, उनका पालन करना है, पर ये जो नियम है, ये भी बदल रहे हैं। तो समाज को यदि हम देखें, तो समाज में रहने वाले लोग, उनके अंतर संबंध, वो जो समान संस्कृति साझा कर रहे हैं, कुछ नियम फॉलो कर रहे हैं, इन सभी को यदि हम मिला रहे हैं तो ये समाज बन रहा है। अब ये किसी का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि समाज के नियम फिर बनाता कौन है? समाज के कुछ नियम है, इस समाज के नियम बनाए किसने? अब समाज के नियमों को यदि आप देखेंगे तो ये जो लोग हैं समाज के, आपस में जो इनकी परस्पर जो इनके अंतर संबंध बने हुए हैं, इनसे ये सामाजिक नियम बनते हैं। जैसे जाति व्यवस्था से जुड़े हुए नियम हैं। क्या वो जाति व्यवस्था से जुड़े हुए नियम आज बने हैं? नहीं। वो बहुत वर्षों पहले बन चुके हैं। उनमें परिवर्तन आ रहा है, पर वो नियम पहले ही बन चुके। तो ये जो सामाजिकरण किया जाता है लोगों का, व्यक्तियों का, उस पर हम अभी आएंगे। उससे आप देखते हैं कि ये जो नियम है, वो एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किए जाते हैं। कि आपके परिवार के अंतर्गत कुछ नियम होंगे। हर परिवार के कुछ ना कुछ अपने अलग नियम हो सकते हैं। अब वो जो परिवार के नियम है, वो आपके माता-पिता, दादा-दादी, वो आपको बताते हैं। फिर आप अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होते हुए चलेंगे। अब ये जो नियम है, सामाजिक नियम है, ये कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी उत्पत्ति समाज से हो सकती है और इनकी उत्पत्ति राजनीति से भी हो सकती है। कैसे? नियम बना सती प्रथा का पालन नहीं करना, कि सती प्रथा को हटा दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। ध्यान होगा आपको, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में या इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में ध्यान होगा कि सती प्रथा को हटा दिया गया। उस समय पर समाज में इसकी मान्यता थी। समाज में लोग उसका पालन कर रहे थे, पर राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर उसको हटा दिया गया। और आप देख पाएंगे कि धीरे-धीरे समय के साथ वो सती प्रथा पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। तो एक तरीका यह है कि राजनीति से आपके सामाजिक नियम बन रहे हैं। दूसरा यह है कि जरूरी नहीं है कि राजनीतिक नियमों से सामाजिक नियम बने। कैसे? राजनीतिक नियम बना कि जो दहेज प्रथा है, उसको हटाना है, उसको खत्म करना है। दहेज जैसी प्रथा, कुप्रथा नहीं होनी चाहिए।
बन गया। पर अभी भी आप पाते हैं कि दहेज प्रथा आज भी एग्जिस्ट करती है। ज्यादातर शादियों में अभी भी दहेज के लेन-देन का प्रचलन है। तो आपका राजनीतिक नियम बना, लेकिन सामाजिक परिवर्तन उससे नहीं आया। उसके अलावा आप पाएंगे कि समाज में आप पाएंगे कि समाज में कोई व्यक्ति विशेष भी परिवर्तन ला सकता है, कोई नियम बना सकता है। कोई यहां पर उदाहरण देना चाहेगा किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हो और उससे कोई सामाजिक नियम बना हो? जल्दी से सोचें इसके बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और कोई सामाजिक नियम बना हो? राजा राम मोहन रॉय, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी इत्यादि, बहुत बेहतरीन। तो आपने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से भी सामाजिक परिवर्तन भी आ सकते हैं, सामाजिक नियम भी बन सकते हैं और सामाजिक नियम टूट भी सकते हैं। जैसे आपकी सती प्रथा एक सामाजिक नियम था, उसको तोड़ दिया गया एक व्यक्ति विशेष के कार्य के द्वारा। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आपकी कक्षा में प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न पूछना किसने कहा कि प्रश्न पूछना किसी भी कक्षा में मना है? प्रश्न पूछिए, जितने आप बेहतर प्रश्न पूछेंगे उसमें आपका भी बेहतरी है और पूरी क्लास की भी। अब देखिए, क्लास में कोई एक अच्छा प्रश्न पूछता है, उसका बेनिफिट सबको मिलता है। क्लास में एक व्यक्ति आंसर देने की कोशिश करता है, उसका बेनिफिट सबको मिलता है। तो आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, स्वामी विवेकानंद का, ईश्वर चंद विद्यासागर का, महावीर जैन इत्यादि, बहुत सारे आपने उदाहरण दिए। वो क्या दिखा रहे हैं आपको कि एक व्यक्ति विशेष भी सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। और सामाजिक परिवर्तन पे आएंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका प्रश्न था नियम पर हमने सामाजिक परिवर्तन में थोड़े चले गए। पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की वजह से सामाजिक नियम बन भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। राजनीतिक नियम की वजह से सामाजिक नियम बन भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो जो समाज है, जब आप देखेंगे तो इस समाज में ना केवल भारतीय समाज पर समाज में ये लोग हैं, इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, इनका जो अंतर संबंध है, इससे आपके सामाजिक नियम बनते हैं और टूटते हैं। क्योंकि यही लोग मिलकर क्या बनाएंगे? कि एक राजनीतिक दल बनाएंगे या फिर कोई सरकार बनाएंगे। तो अंततः आप पाएंगे कि इंडिविजुअल, या जिसे आप व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति से शुरुआत होती है। व्यक्ति से बड़ा करें तो उसको परिवार, परिवार से बड़ा उसको आप कर दें तो समाज, और इसी समाज का हिस्सा है सभी कुछ। जो भी भारतीय समाज में आप देखेंगे वो इसी समाज का हिस्सा है। आप बात करें आपके सरकार की, तो वो क्या है? इसी समाज का हिस्सा है। इसी समाज में से कुछ व्यक्तियों का चयन किया गया कि ये व्यक्ति हैं, समझदार हैं और ये बता सकते हैं कि हमें कैसे जीवन यापन करना है या किस प्रकार के नियम बनाए जाएं। इसी प्रकार से यदि हम धर्म की ओर देखें, तो वो भी क्या है? वो भी इस समाज का हिस्सा है। एक तो लोग उसका पालन कर रहे हैं, वो एक चीज, और दूसरा जो व्यक्ति विशेष हैं वो भी इसी समाज से निकल कर आ रहे हैं। अब समाज की कुछ हम विशेषताएं देखते हैं। वैसे आपको जो हमारी अभी परिचर्चा हुई उससे आपको विशेषताएं कुछ समझ में आ गई होंगी, लेकिन और भी कुछ विशेषताएं देखते हैं। अब समाज सबसे पहले अमूर्त है। अमूर्त मतलब, यदि हम कहें कि भारतीय समाज को आप टच करें, आप छूकर बताएं, क्या आप उसको छू सकते हैं?